धर्म का कहीं सहारा लेंगे, कहीं प्राण प्रतिष्ठा का सहारा लेंगे, कहीं मंदिर का सहारा लेंगे, कहीं भगवान का सहारा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन चुकी है, संविधान के लिए भी खतरा बन चुकी है और देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि देश बेचना शुरू कर दिया है। ये मोदी मीडिया या गोदी मीडिया बनकर के भले एक तरफा न्यूज परोसें, लेकिन आज देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से सच बात को पहुंचाने की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना है, महंगाई से लोगों को निजात दिलाना है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है और व्यवसायियों को आर्थिक शोषण से मुक्त कराना है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना होगा। प्रधानमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। धर्म का काम शंकराचार्य संतों महंतों का है, उन पर छोड़ देना चाहिए। आप अपना राजधर्म तो निभा नहीं पा रहे हो और शंकराचार्य का काम करने जा रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से ये केवल बड़बोलापन है, लोगों की आंख में धूल झोंकना है। सही मायने में देश का बंटा धार हो रहा है। देश तो आज बस से बदतर हालत में पहुंच गया है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश का आर्थिक शोषण करके पूरा पैसा खजाना इंग्लैंड भेजा करती थी, उसी प्रकार से भाजपा ये डबल इंजन की सरकारें पूरे देश को तबाह करके पूरा का पूरा पैसा अदानी और अंबानी की तिजोरी में भर रहे हैं। आज 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी यापन करने के लिए लाइन लगाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा लखनऊ में है और हमारा ये तीसरा दिन है। हमारे आज के खास मेहमान हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी रहे और विधान परिषद के सदस्य भी। और उत्तर प्रदेश की बहुजन राजनीति की जब जब बात की जाती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे ज़्यादा खास तौर पर लिया जाता है, क्योंकि चाहे तो उनके बयान हो या फिर उनकी राजनीतिक समझदारी हो, वो दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल वही जो इस समय पूरे प्रदेश के मन में है कि जब आर पार की लड़ाई सेट हो गई थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, उस समय में समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला किन कारणों से लिया गया? क्या वजह रही कि आपने इतना लंबा रिश्ता एकदम से तोड़ दिया? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है विचारधारा। जब कभी वैचारिक टकराहट होती है तो इस प्रकार की परिस्थितियां अपने आप तैयार हो जाती हैं, चाहे अनचाहे। जब राजनीति में कोई परिस्थिति सामने आती है तो हर राजनीति करने वाला व्यक्ति उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। कमोबेश यही परिस्थितियां समाजवादी पार्टी में रहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के दिन से लगातार मेरी कोशिश यही रही है कि समाजवादी पार्टी मजबूत जनाधार की पार्टी बनकर के नंबर 1 की पार्टी बने। और इसीलिए आते ही मैंने एक लाइन खींच दिया था कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। और उसके बाद यद्यपि तमाम रणनीतिक कमियां रहीं, जिसके नाते समाजवादी पार्टी को सत्ता में आना चाहिए था, कदाचित नहीं आ पाई, फिर भी जनाधार बेइंतहा बढ़ाने में हम लोग कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार 6.5% वोट परसेंटेज की बढ़ोतरी हुई, ये बात मानेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और यहाँ तक कि 2022 विधानसभा चुनाव के पहले जिस समाजवादी पार्टी के पास मात्र 45 विधायक थे, उसी संख्या 2022 के बाद 111 हो गई। यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कदाचित नेतृत्व के तमाम ऐसे फैसले हुए
जिसमें हमारा जनाधार बाधित हुआ। रणनीतिक खामियों के चलते हम सत्ता में नहीं आ पाए। अनचाहे भाजपा को फिर बढ़त मिल गई। इसके बावजूद भी हम लगातार जनाधार बढ़ाने का उपक्रम जारी रखे, लेकिन कभी कभी कुछ शीर्षस्थ नेता ये कह करके कि मौर्य जी का एक निजी बयान है, तो स्वाभाविक रूप से मेरे इस अभियान को कहीं न कहीं निजी बयान कह करके अवरुद्ध करने की कोशिश करते थे। यद्यपि उस समय श्री अखिलेश यादव जी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन फिर भी कुछ स्वयंभू नेता, बड़बोलेपन नेता अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। एक बार नहीं, बार बार मौर्य जी का निजी बयान कह करके उसका मजाक उड़ाते रहे, और उसका नतीजा हुआ कि जो छोटे निचले पायदान के हमारे छोटे भैया नेता थे, उनका हौसला अफजाई हुआ। जिसे नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलना शुरू किया। इस पर मैंने एतराज जताया, बातचीत की कि जो काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे तर्क के सामने फेल हो जाती है, मेरा प्रतिकार नहीं कर पाती है। लेकिन हाउस के अंदर दिए गए बयान पर हमारी ही पार्टी का विधायक अगर कोई तंज कसता है, तो इसका मतलब है उसका चरित्र पार्टी के अनुरूप नहीं है, पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नेतृत्व उस बात को तत्काल तो स्वीकार नहीं किया। परिस्थितियां ऐसी आई कि उसका खुलासा भी हुआ, और ऐसे वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे, वो बेनकाब भी हुए राज्यसभा पोलिंग के समय। हाँ बिल्कुल, वो सारे के सारे लोग का चेहरा जनता के बीच में भी आ गया कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे, जिनका चेहरा आज खुल गया राज्यसभा के वोटिंग के दिन। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आती, जैसे आप जब सनातन पे बयान देते हैं, और अब जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय या कहें जो बहुसंख्यक है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, उसकी बात करते हैं, तो सपा का भी तो एजेंडा यही था ना, पीडीए वही तो है। देखिए, तो दो फिर चीजें उन्हें एकदम से ऐसा क्यों लगता है कि आप पार्टी लाइन से अलग हैं? क्या वो हिंदू वोट बैंक को साधना चाहते हैं? कुल मिलाकर के देखिए, दो चीजें हैं। हमें तो लाइन खींच के राजनीति करनी ही पड़ेगी। हम भाजपा के पिच पर खेलेंगे तो स्वाभाविक रूप से भाजपा बाजी मारेगी। कहीं ना कहीं बिल्कुल, हमारा नेतृत्व भी कुछ ऐसा ही खेल खेल रहा था कि जो गेम भाजपा चलती थी उसी गेम पर हमारे लोग चलने के लिए मजबूर हो जाते थे। ठीक है। जो पार्टी के अनुकूल नहीं था, समय की मांग के भी अनुकूल नहीं था, कार्यकर्ता की चाहत के भी अनुरूप नहीं था, लेकिन सॉरी, आज उन लोगों को भी एहसास हुआ कि कहाँ गलतियां हुई। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता भी की थी, अखिलेश जी से बात हुई थी, वार्ता भी हुई थी 12 फरवरी को। उसको मैंने देखा कि बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो मैंने उसी वार्तालाप को पत्राचार के माध्यम से भी सार्वजनिक किया। और लगातार मैं 18 फरवरी दोपहर तक इंतजार भी करता रहा कि कोई संवाद हो, लेकिन उधर से कोई वार्ता की पहल नहीं हुई। नतीजा मैं कदम आगे बढ़ाया। फलस्वरूप 22 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान कर दिया। बहुत बहुत बधाई नई पार्टी के लिए। लेकिन बीजेपी जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना अपने अंदर रखती है, उसमें क्या समस्याएं हैं? आप एक बार उसको समझाइए कि उस एजेंडे से क्यों समस्या रहती है। आज एजेंडा बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है।
करोड़ों करोड़ों नौजवानों के सामने आज रोजी और रोटी का खतरा दिखाई पड़ रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा करने वाली सरकार आज एमएसपी तक की घोषणा नहीं कर रही है, बल्कि उन पर उल्टे लाठियां बरसा रही हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछा रहे हैं, ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। नतीजा जैसा लगता है कि किसान अन्नदाता भगवान नहीं बल्कि कोई दुश्मन है, ऐसा व्यवहार सरकार उसके साथ कर रही है। इसके साथ ही साथ आज जो लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, छोटे शहरों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, तहसीलों के, ब्लॉकों के, उनके साथ भी आज ये सरकार कहीं न कहीं आर्थिक शोषण का शिकार बना रही है। पहले जीएसटी के माध्यम से उनको आर्थिक शोषण किया गया और अब जीएसटी से सारे संबंधित मामले ईडी को सौंपकर उनकी भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह पहली विफलतम सरकार है जो आज सरकारी प्रतिष्ठानों, संस्थानों, विभागों को एक एक करके अपने चहेते उद्योगपतियों को हाथों में बेच रही है। सही बात है। जबकि सरकारें कल्याणकारी अगर होती हैं तो निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती हैं, जिससे कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों नौजवानों को रोजगार का सृजन होता है, पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियों में जाने का अवसर मिलता है। लेकिन ये तो ठीक उल्टा गंगा बहा रही है। आज देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, यहाँ तक कि सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया और एलआईसी जैसी बड़ी संस्था भी अपने चहेते उद्योगपतियों पर मेहरबानी करते हुए दे दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से आज देश की समस्या ये है। मोदी जी तो कहते हैं कि विकास का नया इतिहास लिखने जाएंगे, इस बार हम जीतेंगे और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। यह 10 ट्रिलियन तो बकवास है, कोरा बकवास। आज 80 करोड़ लोग देश में गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी यापन करने के लिए लाइन लगाते हैं। आज जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर अपना जीवन निर्भर करते हैं या 5 किलो 10 किलो चावल पर उनकी जिंदगी आधारित है, वो देश क्या 10 मिलियन का बनने जाएगा? क्या वो विश्व गुरु बनेगा? सही सवाल। ये 80 करोड़ गरीब, जिसमें गरीब रहते हों, वो कैसे खुशहाल हो सकता है? कैसे 10 मिलियन की बात कर सकते, बिलियन की बात कर सकते हैं? तो स्वाभाविक रूप से ये केवल मुद्दों पर बहस ना हो, बेरोजगारी पर बहस ना हो, महंगाई पर बहस ना हो, किसानों पर एमएसपी पर चर्चा ना हो, व्यापारियों के शोषण पर चर्चा ना हो। आज जो निजी क्षेत्रों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम को निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, इस पर बहस ना हो। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी किया जा रहा है, इस पर बहस ना हो। लोकतंत्र कुचला जा रहा है, इस पर बहस ना हो। इसलिए ये आज जो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, हम समझते हैं ये केवल लोगों के आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं है। और रही बात, प्रधानमंत्री को राजधर्म निभाना चाहिए। धर्म का काम शंकराचार्य संतों महंतों का है, उन पर छोड़ देना चाहिए। आप अपना राजधर्म तो निभा नहीं पा रहे हो और शंकराचार्य का काम करने जा रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से ये केवल बड़बोलापन है, लोगों की आंख में धूल झोंकना है। सही मायने में देश का बंटा धार हो रहा है। देश तो आज बस से बदतर हालत में पहुंच गया है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश का आर्थिक शोषण करके पूरा पैसा खजाना इंग्लैंड भेजा करती थी, उसी प्रकार से भाजपा, ये डबल इंजन की सरकारें पूरे देश को तबाह करके पूरा का पूरा पैसा अदानी और अंबानी से जोड़ी में भर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के प्रति जो इनकी जवाबदेही है, उस जवाबदेही से बचने के लिए यह लोगों को ध्यान हटाने के लिए
धर्म का कहीं सहारा लेंगे, कहीं प्राण प्रतिष्ठा का सहारा लेंगे, कहीं मंदिर का सहारा लेंगे, कहीं भगवान का सहारा लेंगे। हम कह रहे हैं कि ये लोगों की श्रद्धा का विषय है। लोग सभी अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने अपने धार्मिक भावनाओं को मनाते हैं, मानते हैं, जानते हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित भाव से पूजा पाठ करते हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है? और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं, माननीय, अगर मंदिर बन भी रहा है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रहा है, सही बात है, तो उसका तो हम सभी लोगों ने वेलकम किया। तो आज आप कौन सी ऐसी बात करने जा रहे हो जो नया है? एक सवाल और बनता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि ये जो इस समय माहौल है, चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो, उसके ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता है जब विपक्ष में वो मुखर होकर अपनी बात रखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं भाई। जब हम राजनीति कर रहे हैं तो जनता के सरोकार से हम अपने को बाहर नहीं कर सकते। किसी परिस्थिति का भी मुकाबला करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। ये जहां भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमें अपनी बात रखने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। हम सच को कहने से नहीं डरेंगे। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जनता के प्रति हमारी जवाबदेही कहीं और ज्यादा है। इसलिए सच को हम जनता के सामने परोसेंगे, सही बात को कहेंगे, और इसका हमें खामियाजा कुछ भी उठाना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। एक और सवाल बन रहा है कि बड़ी अफवाह है, अभी इस पर स्पष्टीकरण आप ही दे सकते हैं राजनीतिक गलियारों में, कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वापस बीएसपी के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं और बीएसपी से गठबंधन की बात चल रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? पहली बात तो ये कि अगर बीएसपी में जाना होता तो बीएसपी में छोड़ता क्यों? ये भी सवाल सही है। और फिर अगर कहीं आना जाना होता तो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी गठन में क्यों करता? इसलिए कयासबाजी का कोई स्थान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत खुली किताब है, बच्चा बच्चा उनको पढ़ सकता है। कुछ भी यहाँ पर छिपा नहीं है, जो कुछ भी है ओपन है, खुला खुला है। और कोई भी सामान्य सा व्यक्ति भी मुझे देख करके, मेरे कार्यों को देख करके, मेरी बातों को सुन करके अच्छी तरह समझ सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या हैं। तो फिर भी कितना कोई फिगर सोचा है, इतनी सीटें लड़ेंगे इस बार? अब देखिए, अभी तो कुल मिलाकर के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं उस पर कायम हूं, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन चुकी है, संविधान के लिए भी खतरा बन चुकी है, और देश के लिए भी खतरा है, क्योंकि देश बेचना शुरू कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जातिवार जनगणना कराना है, आरक्षण बचाना है, बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देना है, महंगाई से लोगों को निजात दिलाना है, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है, और व्यवसायियों को आर्थिक शोषण से मुक्त करना है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना होगा। लेकिन यही सब बात तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, पूरी कांग्रेस कर रही है। फिर इनसे अलग हटके लड़ाई मजबूत कैसे करेंगे? नहीं, मैं तो पहले भी कहा, अलग कहाँ मैं लड़ रहा हूँ। मैं भी इंडिया अलायंस के साथ हूँ। इंडिया अलायंस को मैं सपोर्ट करने का पक्षधर हूँ, क्योंकि इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है। इसलिए हमें संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया अलायंस को ताकत देना है। और ये पार्टी गठन के दिन मैंने सार्वजनिक रूप से अनाउंस किया। किसको देखते हैं मुखिया इंडिया अलायंस का? नहीं, ये तो देखिए, डेमोक्रेसी बहुत साफ है। निर्वाचित सदस्य खुद अपना नेता चुनते हैं। फिर भी आपके मन में इसके पहले भी जनता पार्टी और जनता दल का भी इतिहास हमारे सामने है। बिल्कुल, वहां भी नेता कोई नहीं था। चुनाव के बाद नेता तय हो गया, यहां भी चुनाव के बाद नेता तय हो जाएगा। फिर भी जैसे, मैं एक जनरल सवाल है, पॉलिटिकल नहीं, आपकी अपनी वैचारिक सहमति, जैसे तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी हैं,
खड़गे हैं, केजरीवाल हैं, ये बड़े नाम हैं जिन पर अभी चर्चा होती रहती है। इन सभी नेताओं में आपको कौन लगता है कि देश की भविष्य की देखिए, राजनीति के लिए एक बढ़िया नाम? अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं, हम्म लेकिन ये जल्दबाजी होगी हम्म किसी के नाम को इंगित कर देना, हम्म हम समझते हैं यह जल्दबाजी भी होगी, हम्म और राजनीति में हम्म हम समझते हैं इतनी उतावलापन और जल्दबाजी ठीक नहीं होती है। हम्म चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अधिकार हम्म उन पर छोड़ दिया जाए, कौन होगा कौन नहीं होगा, सही बात। निर्वाचित प्रतिनिधि चुनेंगे, हाँ, फोरकास्ट करके हम समझते हैं उसको हल्का नहीं करना चाहिए। सही बात है। एक नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिसको लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है, ओम प्रकाश राजभर। कहा जाता है कि वो राजनीति के आईपीएल खिलाड़ी हैं, जो टीम अच्छे में खरीद लेती है उधर से खेलने लगते हैं। अभी तक वो कहते थे समाजवादी पार्टी में रह के कि भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी नेता हैं वो जूते उठाने का काम करते हैं। फिर वो भारतीय जनता पार्टी चले गए, उन्हें पद मिल गया। तो इसको कैसे देखते हैं कि जो शोषित वंचित तबके की बात करके लोग विपक्ष में मजबूत होते हैं, फिर उन्हीं पार्टियों में चले जाते हैं जहां शोषण हो रहा है और मिशन को कमजोर करते हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। कैसे देखते हैं राजभर जी की राजनीति को? नहीं, वो जो खुद कह चुके हैं हाँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रहते हैं हाँ क्या करते हैं, हाँ हाँ तो वही करने हो गए हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में 1 2 3 नहीं, सैकड़ों की तादाद में विधायक हैं, सांसद हैं, प्रदेश और देश की सरकारों में मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, किसी किसी प्रदेश में सीएम भी हैं। लेकिन आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण, संवैधानिक अधिकार का गला घोटा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, शून्य निष्प्रभावी भी किया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के भले जनप्रतिनिधि हों, मंत्री, विधायक, सांसद कुछ भी हों, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने वर्ग के सम्मान की रक्षा के लिए, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को बचाने के लिए उनकी जुबान कहीं खुल जाए, इसलिए कि वो सब गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं। और जो जिनकी मानसिकता गुलामी की है, वो कभी भी सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी अपने वर्ग इंटरेस्ट के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, जुबान नहीं खोल सकता। ऐसे लोग गूंगे बहरे अंधे तमाशबीन के रूप में केवल गुलामी कर सकते हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल और लूंगा। मैं आपसे मिलने से पहले आपके कई इंटरव्यू देख रहा था, एक लेटेस्ट इंटरव्यू देखा जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। जो धर्म के आधार पर बता दिया गया, कहीं सुन लिया गया कि गणेश जी को काट के सर लगाया गया था, या जल देवता हैं, अग्नि देवता हैं, आपको क्या लगता है पिछले 10 साल में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ स्टडी था, लोगों को वैज्ञानिक तरीके से जो पढ़ाया जा रहा था पहले, उसको बहुत हद तक धार्मिक पद्धति में घुसेड़ देने से ये जो युवाओं के अंदर हिंदू मुस्लिम आया है, लोग तलवार लेके घूम रहे हैं, इससे कितना लंबा नुकसान होगा और ये कैसे साइंस और रिलीजन को अलग अलग किया जाए? देखिए, भारत और भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। गांव-गांव लड़के नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। यह इस देश के लिए अभिशप्त वातावरण है कि हम इस भाईचारे को तार तार कर रहे हैं, भाईचारे का गला घोट रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, हम नफरत पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके, हिंदू मुसलमान की रट लगा करके देश की जनता को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं, जो देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इस देश में पहले भी एक अभिशाप रहा है कि वर्ण रही, वर्णों में फिर जातियां रही, जिसके नाते जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का जहर रहा। यानी जातवाद इस भारतीय समाज के लिए कैंसर है। एक और हम आज 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं,
दूसरी ओर आज भी कुछ लोग आदिवासियों के सिर पर खड़े होकर पेशाब करना अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग दलितों के शरीर में मलमूत्र लेपना अपनी शान समझते हैं। यहाँ तक कि आज भी देश की राष्ट्रपति क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, इसलिए उनको मंदिर में जाने से आज भी पंडे रोक देते हैं। इसके पहले के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के थे, उनको भी राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। तो जिस देश में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता हो, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा बिगड़ा हुआ देश हम समझते हैं ये हमारी संस्कृति का गला घोटने वाला है। और आज धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट की लालच में हम समाज को बांट रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जघन्यतम अपराध है। ऐसे कुकृत्यों से लोगों को बचना चाहिए। आज हमारा देश इसलिए विश्व में अद्वितीय है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सभी धर्म हैं, सभी पंथ हैं, फिर भी हम सब एक हैं। ये खूबी है, हम अनेक में भी एक हैं। लेकिन कुछ लोग इस भाईचारे का कत्लेआम कर अपनी कुर्सी की स्वार्थ के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। देशवासियों को इससे सावधान रहना चाहिए। एक छोटी सी टिप्पणी लेके इसको खत्म करेंगे। जो अभी के दौर का मेन स्ट्रीम मीडिया है, खासकर टीवी मीडिया, उसकी कामकाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या देश में इससे पहले मीडिया का ऐसा कोई दौर आया है जहां विपक्ष की आवाजें एकदम खामोश हो जाती हैं? देखिए, दो चीजें हैं। यद्यपि पत्रकारिता का धर्म ही है स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष बिल्कुल खबर को परोसा जाना, आज उसका अभाव है। आज मीडिया पर टैग लग गया है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, और यही कारण है कि आज लोगों की पसंद सोशल मीडिया हो गई है। अगर इनकी गलतियां नहीं होती तो शायद सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव नहीं होता। सच बात है। आज सोशल मीडिया कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो रही है अपेक्षाकृत प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो स्वाभाविक रूप से ये मोदी मीडिया या गोदी मीडिया बनकर के भले एक तरफा न्यूज परोसें, लेकिन आज देश का करोड़ों करोड़ों नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से सच बात को पहुंचाने की अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। और जब तक सच लोगों के सामने परोसा जाएगा, टैग किसी का लगा हो, वो आज नहीं तो कल मरेगा। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे इस बातचीत में। हमारी पॉलिटिक्स की टीम चाहती है कि आप हमारे व्यूअर्स से गुजारिश करें कि वो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें और शोषित और वंचित समाज से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहें। स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स बहुत ही रिप्यूटेड चैनल है। हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें, देखें और साथ ही साथ निष्पक्ष और निर्भीक खबर को देखने की भी आदत डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।